नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आज का वीडियो वापस आ गए हैं आपके लिए लेके। जैसे मैंने पहले बता दिया था आपको, जो भी हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो दोस्तों उन्हें नहीं पता, पर जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़ चुके हैं और उन्होंने हमारी वीडियो देखी है पिछले वाली, तो दोस्तों आप सभी को पता है मैंने पहले आपको DRDO सेप्टेम 11 का नोटिफिकेशन बताया था, शॉर्ट नोटिफिकेशन भी बताया था, और इससे पहले जो सेप्टेम आपका 10 था उस समय आपकी जो टेक्निकल वाली वैकेंसी आई थी उसके बारे में सारी नॉलेज दी थी। तो दोस्तों आप सभी को ये नॉलेज तो पूरी हो गई होगी, जिन्होंने मेरा जो प्रीवियस वीडियो देखा है सारी नॉलेज हो गई होगी कि जो आपकी जो यहाँ पे पोस्ट आई है वो कौन सी रहने वाली है, उसके लिए एलिजिबिलिटी, एजुकेशन और एज का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, आपका यहाँ पे एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार का रहने वाला है। तो दोस्तों जो स्टूडेंट ये सारी चीजें मेरे वीडियो को देख चुके हैं, पुरानी वीडियो को, तो दोस्तों वो बहुत अच्छी बात है, पर दोस्तों उनको वापस इस वीडियो को पूरा देखना होगा शुरू से लेकर अंत तक। क्यों? क्योंकि ये सेप्टेम 11 का आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, फुल डिटेल वाला है, इसमें आपका क्या चेंज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको तो वीडियो देखना ही पड़ेगा। और जो कोई कैंडिडेट हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, या वो नॉन टेक हो या टेक्निकल हो, तो दोस्तों सारे कैंडिडेट चाहे वो टेक हो नॉन टेक हो सभी को बता देता हूँ, यहाँ पे आपके फिलहाल आपकी टेक्निकल वैकेंसी देखने को मिली है, पर आपके कुछ ही टाइम में वापस यहाँ पे अलाइड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड आपकी वैकेंसियां देखने को मिलेगी। जैसे ही उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आएगा आपको उसका जो सेप्टेम 10 में जब आपकी ये एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो पोस्ट है वैकेंसी आई थी, तो उसका वापस डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा कि आपकी जो पुराना नोटिफिकेशन था उसमें क्या कितनी कितनी पोस्ट आई थी, नंबर ऑफ पोस्ट कौन सी थी, कौन से सेक्टर में कौन सी पोस्ट आई होगी, और उनका जो क्राइटेरिया है आपका एजुकेशन वाला वो क्या रखा गया था। तो उसके आधार पे आप जब नई वैकेंसी आएगी, हो सकता है 1, 2 या 3 महीने में वापस आ जाए, तो उसका आप एक तरीके से पूरा स्ट्रेटेजी अपना सके। अगर आई तो मैं उसकी तैयारी करूं या नहीं करूं। तो दोस्तों ये बात तो अभी बाकी की बात है जब उसका नोटिफिकेशन आएगा, पर फिलहाल आपका ऑफिशियली डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है सेप्टेम 11 का, उसके बारे में सारी चीजें आपसे डिस्कस करेंगे। जो डिटेल कॉमन है आपके वो तो बताता चलूंगा, और जो कोई ऐसी डिटेल जो बिल्कुल डिफरेंट हो वो भी आपको पता चल जाएगी। तो दोस्तों हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद में आपको बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको आगे के टाइम टू टाइम कोई भी वैकेंसी हो DRDO से रिलेटेड, आपके एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कोई की रेलवे की वैकेंसी का कोई भी अपडेट वो आपको मिलता चले। तो दोस्तों अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और बताता है कि आपका यहाँ पे जो आपका फुल डिटेल नोटिफिकेशन आया है उसमें आपका क्या चीजें एक्स्ट्रा दी गई है और क्या चीजें वापस कॉमन है। ठीक है दोस्तों, सभी को पता है जैसे ही शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था उस समय आपके जो डेट दी थी आपके ऑनलाइन आवेदन की वो 9 दिसंबर से स्टार्ट थी, पर दोस्तों प्रशासनिक कारणों की वजह से उसका डिटेल नोटिफिकेशन ना तो टाइम पे आया है, अब टाइम पे आया नहीं तो उसके ऑनलाइन आवेदन की यहाँ पे शुरुआत नहीं हो चुकी। पर दोस्तों अब जब आया है तो सारी चीजें आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, आपकी लास्ट डेट कब रहेगी, साथ में कौन सी पोस्ट है, क्या बदलाव उनके एजुकेशन क्राइटेरिया में देखने को मिला है। तो दोस्तों ये आपका ओरिजिनल ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, इसमें वो सारी चीजें बात करेंगे जो आपको एक जानने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत में आप देख सकते हो आपका ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो वॉइस में, या आपको यहाँ पे स्क्रीन में कोई दिक्कत है देखने में, ठीक है, ऊपर हो सकता है थोड़ा सा लाइट आपकी ज्यादा हो रही हो, ऊपर का नहीं दिखे, पर यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका ये सेप्टेम 11 है। ठीक है, सेप्टेम 11 का नोटिफिकेशन है, कोई ज्यादा नया नहीं है, शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, मैंने आपको क्लियर कर दिया था। यहाँ पे आपको पहले मैंने कितनी वैकेंसी बताई थी, लगभग 700 के अप्रोक्सीमेट वैकेंसी बताई थी, पर दोस्तों अब फाइनल कितनी वैकेंसी हुई है, 561। तो दोस्तों मैंने पहले बोला था क्या बदलाव आ सकता है, वो बदलाव सामने देख सकते हो। पहले 700 के आसपास वैकेंसी थी आपकी, कौन सी मिला के, STB और टेक्नीशियन वाली दोनों मिला के आपकी 700 के अप्रोक्सीमेट थी, पर यहाँ दोस्तों 561 की वैकेंसी कर दी है। पर यहाँ पे आपका जो 561 है ये आपको ध्यान देना है कि ये आपकी वैकेंसी है STA की, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B ग्रेड की, और वहीं पे 203 वैकेंसी है टेक्नीशियन A की। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपकी जो ऑनलाइन आवेदन है उसकी बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन की डेट क्या रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन की डेट है वो आपकी एक, यहाँ पे देख सकते हो ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 11
11 दिसंबर जो कि आपके स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, क्लोजिंग डेट क्या रखी गई है? 1 जनवरी, 1 जनवरी रखी गई है। मात्र बहुत कम समय में आपका ये टाइम दिया है ऑनलाइन फॉर्म का। 9 तारीख से स्टार्ट थे, पर आपका यहाँ पे 11 तारीख, 2 दिन आपके लेट स्टार्ट करे हैं। 1 जनवरी 2026 की लास्ट डेट है। कम समय में आपके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है, तो एक ये स्ट्रेटजी अपना लीजिए कि आपकी जो ऑनलाइन यहाँ पे एग्जाम लगने वाली है, आपको टाइम नहीं देंगे। यहाँ पे आपकी या तो फरवरी में आपकी एग्जाम लग जाएगी या मार्च में एग्जाम लग जाएगी, ये तय है, मेरी बात मान के चलना है। और यहाँ पे पेमेंट की बात करते हैं, लास्ट डेट पेमेंट की बात करते हैं तो 3 जनवरी है आपकी पेमेंट की। रात के 12 बजे तक आप यहाँ पे फॉर्म के जो आपके पेमेंट फीस है वो दे सकते हो। करेक्शन की बात करते हैं, करेक्शन विंडो कब ओपन होगी दोस्तों? करेक्शन विंडो होगी आपकी 4 जनवरी, 5 जनवरी और 6 जनवरी रात के 12 बजे तक। तो दोस्तों पहली बात तो आप जब अपना आवेदन फॉर्म भरे उससे पहले सारा एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया देख ले, क्या डॉक्यूमेंट वहां पे मांगा जा रहा है। और जब ऑनलाइन आवेदन करें, चाहे आप स्वयं करो या आप ई मित्र पे जाके करो, आपको अपना डाटा बिल्कुल करेक्ट भरना है। 10वीं 12वीं जो आपके डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट आईटीआई वाले, उससे रिलेटेड सारा देख के बिल्कुल एज इट इज भरना है, जिससे करेक्शन वाली नौबत ना आए। क्योंकि करेक्शन होगा फ्री में नहीं होगा, आपको यहाँ पे कुछ शुल्क अदा करना पड़ेगा। वो शुल्क आपका 500, 300, 350 भी हो सकता है। तो वो गलती ना करो, आपके पैसा ना लगे। तो आप जब भी फॉर्म अपना आवेदन करें, बिल्कुल सटीक करना है बिना किसी गलती के। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। ये दोस्तों बेसिक डिटेल है, यहाँ पे दी गई है बेसिक डिटेल जो आपके डीआरडीओ से रिलेटेड है। ठीक है, ये आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पढ़ भी सकते हो आराम से। नहीं तो दोस्तों ये मैं बाद में आपको बता दूंगा कि यहाँ पे और क्या चीज दी गई है क्या नहीं दी गई, आपको रफली बता देता हूँ। आपका जो डीआरडीओ है, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा डीआरडीओ की फुल फॉर्म है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको रिसर्च और डेवलपमेंट के रिलेटेड सारी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, पर्टिकुलर यहाँ पे मिसाइल पे आपका पूरा वर्क किया जाता है। आपने सुना ही होगा पृथ्वी, नाग, ब्रह्मोस, तेजस, तो ये आपकी मिसाइल हैं। यहाँ पे आपकी बहुत सारी आपके डीआरडीओ की लैब्स है पूरा ऑल इंडिया में। हर लैब में आपके एक मिसाइल का, ये मान लो हर एक कंपोनेंट होता है, उसका अलग अलग यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, उनका रिसर्च चलता है, उनका डेवलपमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, ये मान के चल लीजिए कि एक मिसाइल है, मिसाइल में अगर बॉम्ब है तो दोस्तों बॉम्ब के लिए भी आपको अलग लैब बनाई जाती है। उनपे अलग जो आपके टेक्नीशियन है, आपके सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, ऑफिसर है, साइंटिस्ट है, यहाँ पे उनका बहुत बड़ा वर्क होता है। हर एक मिसाइल के लिए अलग अलग यहाँ पैरामीटर होता है, एल्गोरिथम सेट होती है। ठीक है दोस्तों, और वहां पे आपने सुना ही होगा जब आपने करंट आप पढ़ते हो कि मारक क्षमता, यानी हर मिसाइल की मारक क्षमता अलग होती है। उसी के हिसाब से उनमें जो वारेड होता है यानी बारूद होता है जो बॉम्ब में लगता है, उसकी मात्रा क्या लगती है, उनमें क्या क्या चेंज करने होते हैं। पहले विदाउट वारेड आपका यूज किया जाता है, जिससे आप सटीक वो देख सके कि आपके जो मिसाइल की सारी चीजें हैं, जो कंपोनेंट हर एक सेक्शन में डिवाइड है, प्रॉपर वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर सारे प्रॉपर वर्क करते हैं तब जाके लास्ट फाइनल उनका टेस्टिंग होती है। और जब टेस्टिंग सफल हो जाती है तो दोस्तों वहां पे आपको अखबार में आप या कर रेगुलर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया या आप दैनिक भास्कर, राजसमय पत्रिका, नॉर्मल कोई सी भी अखबार पढ़ते हो, वहां पे कभी ना कभी आपको पढ़ने को मिला हुआ कि आज यहाँ पे सक्सेसफुल इस चीज का सफल परीक्षण किया गया। तो दोस्तों एक बेसिक जानकारी है जो आपको बताने लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं पर बहुत लोग हैं जो नहीं जानते, बस वो ये जानते हैं कि वैकेंसी आगे डीआरडीओ में है और ये वाली है, तैयारी करनी है, आगे क्या होता है अंदर तो नहीं पता। फिर भी दोस्तों अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर डीआरडीओ में और क्या क्या सेक्टर में बटे होते हैं, क्या क्या वहां पे वर्किंग होती है, तो दोस्तों उसके लिए आपके जितने ज्यादा लाइक और कमेंट होंगे तो दोस्तों मैं आपके लिए एक ऐसे कैंडिडेट से मिलवाऊंगा जो आपको सारी चीजें नॉलेज देगा कि आपको डीआरडीओ में क्या क्या चीजें वहां पे डेवलपमेंट होता है, क्या क्या रिसर्च होती है। ठीक है दोस्तों, मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। आपकी जो यहाँ पे 2 वैकेंसी निकली हुई है, आपकी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और आपके यहाँ पे टेक्नीशियन ए ग्रेड। यहाँ पे जो आपकी ये सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, आपकी बी ग्रुप के अंतर्गत आती है, नॉन गजेटेड होती है और नॉन मिनिस्ट्रियल की होती है। ठीक है दोस्तों, यानी ये गजेटेड आपकी पोस्ट नहीं होती। जब इनके प्रमोशन होते हैं तब जाके आपकी जब साइंटिस्ट वाली पोस्ट आती है तब जाके आप ये गजेटेड वाली पोस्ट पे जाते हैं। लगभग 5-6 साल का गैप लग जाता है अगर आपके टाइम टू टाइम प्रमोशन चलते हैं तो। ठीक है दोस्तों,
अब आप यहाँ पे आपकी जो ये पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इसकी पे स्केल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सभी यही उम्मीद करते हैं कि काफी अच्छी सैलरी होगी डीआरडीओ की। तो दोस्तों 35,400 की बात करते हैं, लेवल 6 की आपकी पे स्केल है यहाँ पे, यानी 35,400। मैं आपको एक अंदाजा बता देता हूँ, ये आपकी जो सैलरी है 35,400, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपके ये क्योंकि सेंट्रल की वैकेंसी है, सेंट्रल की वैकेंसी में दोस्तों आपको अलाउंस होते हैं सेंट्रल के हिसाब से मिलते हैं। यहाँ पे आपके जितने भी आपके अलाउंस हैं, आपके चाहे वो डीए की बात करें, आपके यहाँ पे टीए की बात करें, ठीक है, यहाँ पे एलटीए की बात करें और मेडिकल की बात करें, ठीक है, मेडिकल की बात करें, और ऐसी से इसी तरह आपके अलग अलग जो आपके अलाउंस है वहां पे ऐड हो जाते हैं, कुछ यहाँ पे कटौती हो जाती है, और कहीं आपकी जहाँ ज्वाइनिंग है, ठीक है, वो कौन से आपके XYZ सिटी में है उनके ऊपर डिपेंड करता है। आपके एचआरए होता है यहाँ पे, ठीक है, एचआरए आपने सुना ही होगा, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, वो आपके जो आपकी सिटीज होती है अलग अलग XYZ, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे उनके अलाउंस है, वो उनका वेरिएशन देखने को मिलता है। पर आपके टोटल जो आपका जो डिफरेंस है आपकी सैलरी में दिखता है, इन्हीं कारणों से आपकी जो जितने भी अलाउंस होते हैं उनको जोड़ के, तो आपकी जो सैलरी है लगभग, आपकी सैलरी लगभग ये मान के चल रही है यहाँ से 50,000 से लेके लगभग आपके 65 के आसपास आ जाती है यही सैलरी, ठीक है दोस्तों। अप डाउन तो आपको देखने को मिल जाएगा 5-7 हजार का, ठीक है, कहीं ज्यादा होगा तो थोड़ा कहीं कम, ठीक है, पर अप्रोक्सीमेट यही सैलरी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर कि क्या ऐसी क्वालिफिकेशन है जाओ आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप साफ देख सकते हो, कैंडिडेट मस्ट पोजेज क्या है आपकी, या तो बीएससी या फिर डिप्लोमा, ठीक है। वापस सुनिएगा, आप आराम से सुनिएगा, वीडियो बिल्कुल स्पीड में ना देखे, वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखना है। बीएससी होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। ले अब डिप्लोमा किसमें होना चाहिए, आपकी रेस्पेक्टिव कोड, पोस्ट कोड, ठीक है। अब रेस्पेक्टिव जो आपकी पोस्ट कोड है वो क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है फॉलोइंग टेबल, यानी यहाँ पे नीचे दी गई टेबल है, अलग अलग यहाँ पे आपका पोस्ट का नाम सेम रहेगा, यानी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, पर यहाँ पे आपकी पोस्ट है वो अलग अलग होगी। कहने का मतलब मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आपके ऑल इंडिया में डीआरडीओ की लगभग काफी सारी यहाँ पे 100 से 150 के आसपास अप्रोक्सीमेटली लैब्स है, वहां पे भी आपके अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। तो यानी कोई सिविल होता है, कहीं मैकेनिकल होता है, कहीं इलेक्ट्रिकल होता है, कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इसी तरीके से अलग अलग सेक्शन बटे होते हैं। तो दोस्तों वहां पे हर जगह आपकी ये पोस्ट दिखाई देती है, तो आपकी अलग अलग जो आपके सेक्शन होते हैं, कैडर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें बटी होती है, ठीक है। आगे चल लेते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं, पर मेन जो मुद्दा कि यहाँ पे और क्या चीजें दी गई है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे साफ दिया गया है कि क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट दे आर अप्लाई, यानी यहाँ पे जो डेट दी जाए उससे पहले अगर आपकी डिग्री है, डिप्लोमा है, वो अगर है कंप्लीट तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और आप अलाउ होगे। उसके बाद में कैंडिडेट whose result of the final examination is awaited on crucial date of eligibility for prescribed qualification are not eligible, यानी अगर किसी का रिजल्ट यहाँ पे रुका हुआ है, आने वाला है, तो दोस्तों वो यहाँ पे अलाउ नहीं होगा, क्योंकि आप जब फॉर्म भरोगे तो फिक्स आपका यहाँ तो रोल नंबर पूछ लिया जाएगा और फिक्स यहाँ पे पासिंग जो डेट है आपकी वो पूछ ली जाएगी। जब आपका रिजल्ट ही नहीं आया तो आप पासिंग डेट कहाँ से भरोगे। तो दोस्तों अगर किसी का जो रिजल्ट है वेटेड है तो दोस्तों वो यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते, क्लियर है। जिसकी बीएससी कंप्लीट है, डिप्लोमा कंप्लीट है, वही कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करने योग्य होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, तो ही आगे यहाँ पे वीडियो को देखे और साथ में आगे टेक्नीशियन के लिए भी देख लेंगे। पर अभी और चीजें बाकी यहाँ पे साफ दिया हुआ है, प्लीज नोट द कैंडिडेट पोजिंग द हायर क्वालिफिकेशन, जैसे आपके मास्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्रीज, और साथ में इन एनी सब्जेक्ट ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। एलिजिबिलिटी शैल नॉट कंसिडर्ड फॉर रिक्वायरमेंट, कहने का बात साफ है, जिसके पास बीएससी है, जिसके पास डिप्लोमा है, वही इस फॉर्म को भर सकता है न, और जिसके पास ये मास्टर डिग्री, डॉक्टरेट, ठीक है, और साथ में आपकी बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और साथ में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक बोल दो, तो दोस्तों वो यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो दोस्तों फॉर्म के बारे में सोचना तो भूल जाना, क्योंकि वो सोचे कि हाँ यार टेक्निकल की वैकेंसी आई है, यहाँ पे भी हाथ मार लेते हैं। नहीं दोस्तों, थोड़ा बहुत तो बीएससी और डिप्लोमा वालों के लिए रहने दो, क्योंकि आप हर जगह एंट्री मार जाते हो। आप चाहे के सीजीएल हो, वहां पे भी एंट्री मार जाते हो।
दोस्तों दिक्कत नहीं है, ठीक है, दिक्कत नहीं है, आप किसी भी तैयारी करो, पर दोस्तों एक सेक्टर में जाओगे तो अच्छी बात है, कम से कम चाहे वो नॉन टेक ही हो, आप वहां पे पोस्ट कुछ ना कुछ ले लोगे। पर दोस्तों आप नॉन टेक भी कर रहे हो और टेक्निकल भी कर रहे हो, जो आपकी वैकेंसी यहाँ पे बीएससी वालों के लिए है, डिप्लोमा वालों के लिए है, टेक्नीशियन वालों के लिए, आप जो उनको जरूरत है उनके एजुकेशन के हिसाब से, तो दोस्तों पहले क्या होता था, यही होता था कि उनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, चाहे टेक्नीशियन वालों मान लो, डिप्लोमा वाले मान लो, वहां पे क्या होता था, सभी अलाउ होते थे, बीटेक वाले भी होते थे, डिप्लोमा वाले भी होते थे, और आईटीआई वालों की तो पोस्ट ही होती थी, खासकर उन्हीं के लिए निकली होती थी। तो आपका जो ओवरऑल रिजल्ट होता था, मोस्ट ऑफ द डिप्लोमा, बीएससी और आपके बीटेक वाले वहां पे सीट कवर कर लेते थे। आईटीआई वाली जो जिनके लिए खासकर निकली होती थी, उन्हीं को यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती, वो पास भी नहीं कर पाते, क्योंकि कट ऑफ काफी बढ़ जाती थी। पर दोस्तों हाल फिलहाल काफी वैकेंसियों में काफी डिपार्टमेंट ने जो अपनी वैकेंसी निकलते हैं चेंज करा है। तो दोस्तों अभी जो फिलहाल आपका यहाँ पे पिछली बार भी बिल्कुल सही करा था, और रेलवे में भी ऐसे आपने बहुत देखे मिले हैं कि आपके टेक्नीशियन मान लो, ठीक है, आपके टेक्नीशियन वाली पोस्ट आती है, तो वो टेक्नीशियन थर्ड, टेक्नीशियन फर्स्ट, और वहीं आपके जेएन वाली पोस्ट है, जेएन में तो मान लो आपके सारे अलाउ होते हैं, बीएससी, डिप्लोमा और बीटेक वाले। वहीं पे आपकी ग्रुप डी वाली पोस्ट है, वहां पे भी दोस्तों अलग ही आपने अभी जो भी कोई कैंडिडेट तैयारी कर रहा है उनको पता है, अभी हाल फिलहाल में नवंबर में कुछ केस चल रहा था, और आपकी ऑनलाइन एक जो डेट है वो भी निर्धारित हो गई थी, लगभग मुझे जितना याद है 17 आपके नवंबर डेट फिक्स हो गई थी। पर दोस्तों मामला कोर्ट में चला गया कि जो पोस्ट निकल रही है वो आईटीआई वालों को अलाउ करे या 10वीं पास वालों को भी अलाउ करे। प्रेफरेंस यही चल रही थी सबों की कि आपके वहां पे दोनों को अलाउ हो जाए, आईटीआई वाले और 10वीं पास वाले। पर दोस्तों जो जिन्होंने ये रिट याचिका लगाई थी उनका यही मानना था कि ये आईटीआई वाली पोस्ट है तो उन्हीं को दिया जाए। पर दोस्तों आईटीआई वाली या डिप्लोमा वाली, उनके लिए आपके टेक्नीशियन वाली पोस्ट के लिए वैकेंसी अलग निकलती है, जो आपके फॉर्म फिल हो चुके हैं, आपकी एग्जाम डेट है अभी आने वाली है, क्योंकि उनके जो आपके स्टेटस है, एप्लीकेशन स्टेटस, वो सभी आ चुके हैं। तो ये मान के चलिए आपकी जनवरी या फरवरी में उनकी एग्जाम डेट फिक्स है। मेरी बातें बिल्कुल सुन लेना, क्योंकि एग्जाम डेट जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल निर्धारित होने वाली है। हो सकता है कुछ 10-15 दिनों का अंतर हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, जहां तक जनवरी फरवरी में हो जाएगी, इस चीज को आपको ध्यान रखना है जो भी टेक्निकल वाले कैंडिडेट है। अब दोस्तों ये आपकी एलिजिबिलिटी मैंने बता दी है। दोस्तों ये चीजें बतानी होती है जिससे कोई भी कैंडिडेट चाहे से दोस्तों फर्क नहीं पड़ता, दो कैंडिडेट देखे, 5 देखे, 10 देखे, जो भी कैंडिडेट हमारी वीडियो देखे तो उससे सटीक नॉलेज और सटीक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं दे सकूं, ठीक है। अब दोस्तों आपको पता ये चलेगा कि आपकी जो टोटल वैकेंसी यहाँ पे कितनी बताई गई थी, टोटल वैकेंसी कितनी बताई थी मैंने, 561, ठीक है, 561 सीनियर टेक्निकल की वैकेंसी मैंने बताई थी आपको। जो आपके किस तरह से डिवाइडेशन है अब आपको पता चलेगा, ठीक है। ये आपकी डिसिप्लिन है, सब्जेक्ट है, और आपका उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अब दोस्तों सोच रहे होंगे 561 है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, पर दोस्तों आप एक चीज भूल जाओगे जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, कि जो ये 561 है ना दोस्तों, जब आपकी पर्टिकुलर जो आपकी कैडर है, डिसिप्लिन है, उसमें जब वैकेंसी आएगी ना तो उसमें भी आपकी कैटेगरी बढ़ जाती है, और जब हाथ में आपकी कैटेगरी में कोई गिनी चुनी पोस्ट आती है 2, 3, 5, 6, तब दोस्तों ऑल इंडिया उसी में फाइट करना पड़ता है। आप उसका नतीजा यहाँ पे देख सकते हो, आपके यहाँ पे अलग अलग डिसिप्लिन है, ऑटोमोबाइल है, केमिकल है, केमिस्ट्री, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के अलाइड आपकी यहाँ पे डिसिप्लिन आ जाती है, जियोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइब्रेरी साइंस आ गई। जो कैंडिडेट लाइब्रेरी आपके मान लो 1 साल का कराओ डिप्लोमा, या फिर आपका बैचलर डिग्री कराओ, मास्टर डिग्री कराओ, तो दोस्तों उनके लिए भी यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। मैथमेटिक्स वाले, मैकेनिकल, मेट्रोलॉजिकल, फिजिक्स और साइकोलॉजी। तो दोस्तों ये आपकी डिसिप्लिन है, इनकी डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। साफ यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, ठीक है, तो उसके लिए क्या मांगा गया है, यहाँ पे ऑटोमोबाइल के लिए डिप्लोमा मांगा गया है, किसमें, आपके ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, ठीक है, या फिर कोई टेक्नोलॉजी, नाम आपका अलग अलग हो सकता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो सकता है कहीं पे, या फिर ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी हो सकता है, या आपके जहां कहीं अलग यूनिवर्सिटी या फिर आपके इंस्टीट्यूट से अलग अलग नाम होते हैं, उस हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप केमिकल वाले भी देख सकते हो, केमिकल वाले डिप्लोमा है, इसमें केमिकल इंजीनियरिंग में। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री दोस्तों यहाँ पे बीएससी होती है, बीएससी डिग्री किसमें, केमिस्ट्री में।
आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए। उसके अलावा सिविल का डिप्लोमा होता है। ओके, कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होता है कंप्यूटर साइंस का 3 साल का। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो भी बहुत देखने को मिलती है। यानी आपकी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाली कैडर है, डिसिप्लिन है, उसमें कौन कौन अलाउ हो सकता है, जिसके डिप्लोमा कर रखा हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, और क्या कर रखा हो, कंप्यूटर साइंस में कर रखा हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी में डिप्लोमा कर रखा हो, वो कैंडिडेट भी यहाँ पे अलाउ होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बहुत बारीकी से देखनी पड़ती है कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें और आपकी जो ब्रांच होती है उनको भी क्या अलाउ है या नहीं अलाउ। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो, ये कंप्यूटर वाली बात हो गई। अब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इनके अलाइड आपकी जो भी ब्रांच होती है उनमें काफी वेरिएशन देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर क्या मांगा गया है, आपका डिप्लोमा मांगा गया है। इसमें आपके इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका सेम पोस्ट है उसी के अकॉर्डिंग एजुकेशन चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में, साथ में अब यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। उसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, अलग अलग आपका सेक्टर है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी, हर आपका जो इंस्टीट्यूट है उनमें अलग अलग ब्रांच चलती है। तो दोस्तों जो ब्रांच होती है, जो स्टूडेंट एक बार वहां से कर लेता है उसके हिसाब से यहाँ पे अलाइड आपकी सब्जेक्ट होती है, वहां उनको अलाउ हो जाता है, क्योंकि वो एक ही सेक्टर से आपके डिफरेंट डिसिप्लिन हो जाते हैं। इसलिए आपको जो आपकी एलिजिबिलिटी है बिल्कुल देखना होता है कि वहां आप अलाउ हो या नहीं। जियोलॉजी की बात करें तो बीएससी होनी चाहिए, इसमें जियोलॉजी का सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन आ जाएगा, वही आपका डिप्लोमा, सेम आपका यहाँ पे वही ब्रांच इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा मांगा गया है। ठीक है, आगे लाइब्रेरी साइंस, ये लाइब्रेरी साइंस के लिए आपका क्या चाहिए, डिग्री इन साइंस विद डिप्लोमा। ठीक है, यानी आपका साइंस में तो डिग्री होनी चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए आपका, या तो डिप्लोमा या डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, किसमें, लाइब्रेरी साइंस में, या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, कौन सा, 1 साल का। यानी आपने किसी कैंडिडेट ने डिग्री कर रखी है साइंस वाली, चाहे बीएससी हो, ठीक है, बीएससी कर रखी है, साथ में उससे क्या चाहिए, डिप्लोमा चाहिए 1 साल का। 1 साल का डिप्लोमा नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएट आपकी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, किसमें होना चाहिए, लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए। लाइब्रेरी साइंस में नहीं तो आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में कितने साल का, 1 साल का होता है। तो दोस्तों खाली आपका डिप्लोमा या डिग्री है लाइब्रेरी साइंस में तो उससे काम नहीं चलेगा, आपके पास डिग्री होना भी आवश्यक है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यही एक स्लिम मिस्टेक होती है, बिल्कुल बारीक आपका यहाँ पे अंतर होता है, जो आपका एलिजिबिलिटी में बहुत अंतर देखने को मिलता है। मैथमेटिक्स आपका सीधी सी बात है, बीएससी होती है मैथमेटिक्स, ठीक है, वो अलाउ होते हैं। उसके बाद में मैकेनिकल डिप्लोमा वाले अलाउ हो जाते हैं। मेट्रोलॉजिकल वाले कौन से होते हैं, यहाँ पे जिन्होंने मेट्रोलॉजिकल सही कर रखी है, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं वो भी अलाउ हो जाएंगे, नहीं दोस्तों, ओनली मेट्रोलॉजिकल वाले। फिजिक्स आ जाती है, बीएससी होनी चाहिए फिजिक्स की। ठीक है, साइकोलॉजी यानी बीएससी होनी चाहिए किसमें, साइकोलॉजी वाली में। ये आपका एलिजिबिलिटी का पूरा क्राइटेरिया है जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपके देख सकते हो आपकी वैकेंसी किस तरह से डिवाइडेशन है। आपके एससी कैटेगरी आ जाएगी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, और यहाँ पे आपको टोटल वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, टोटल आपके ऑल कैटेगरी और ऑल डिसिप्लिन को मिला के। साथ में दोस्तों एक और चीज शानदार, मैंने पहले भी वीडियो बता दिया था, उसमें बहुत अच्छी शानदार चीज है कि आप कोई सी भी एग्जाम दो, कोई सी वैकेंसी, चाहे सबसे बड़ी ये एसएससी ले लो जिसमें आपके सीजीएल, 10+2, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, हिंदी ट्रांसलेटर, आपकी इतनी सारी वैकेंसी निकलती है। पर दोस्तों आपको क्या पता होता है कि आपकी वैकेंसी अगर आपकी जॉब लग गई तो कहाँ पोस्टेड होगी? नहीं दोस्तों, आपको जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती तब तक आपको पता नहीं होता कि आपकी ज्वाइनिंग लगेगी किधर, ऑल इंडिया में कहाँ मिलेगा, जयपुर मिलेगा, दिल्ली मिलेगा, एमपी, यूपी, कहाँ मिलेगा नहीं पता होता। पर दोस्तों ये वैकेंसी ऐसी है जिसमें आपको पहले ही पता हो जाता है कि अगर मैं इसमें पास हुआ तो मेरी पोस्टिंग कहाँ लग सकती है, ये आपको पूरा ही आइडिया हो जाता है। ठीक है, आपको उसका भी मैं प्रूफ दे देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्टिंग स्टेशन, ये पोस्टिंग स्टेशन है आपकी जो भी कैटेगरी है, जो भी डिसिप्लिन है। जैसे मैं एक आपको उदाहरण दे देता हूं, जैसे मेरे पास में क्या है, मेरे पास में मान लो डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस का, ठीक है, डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस का,
और मैं अप्लाई कर रहा हूं आपके कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले के लिए, और पोस्ट है मेरी STA सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। तो दोस्तों यहाँ पे इसके सामने देख लो, ये आपकी वैकेंसी बटी हुई है कौन सी कैटेगरी वाइज में। टोटल वैकेंसी 160 है। ओके, अब यहाँ पे सामने आप देख सकते हो, ये आपके ब्लॉक है पूरा पोस्टिंग स्टेशन। अब यहाँ पे कोडिंग है आपकी, जैसे A1, B1, B2, C1, C2, D1, D2, K2, M1, P1, V1। ये क्या है? ये है आपकी पोस्टिंग स्टेशन। अब दोस्तों आप कोडिंग के अकॉर्डिंग कैसे पता चले कि ये जो कोड दिए हैं वो कौन सी जगह के हैं, तो दोस्तों उसको भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है, मैंने क्लियर कर दिया। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अब आया है, क्या लिखा हुआ है, पोस्टिंग स्टेशन विद ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी। यानी आपका यहाँ पे जो आपका कोड दिया हुआ है पोस्टिंग स्टेशन का, वहां तो आपकी सीट है ही है। अगर इन केस ऑफ कुछ भी ऐसी चीजें होती है जिसमें फेरबदल करना होगा, तो दोस्तों ये ऑथराइज होता है इनके ऊपर कि आपकी पोस्टिंग कहीं और भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हो सकता है वहां आप 1 साल करो आपकी चेंज कर दे, पर दोस्तों मेरा जो अनुमान है, आपकी जो जगह पोस्टिंग एक बार लग गई तो दोस्तों वहां से आप बिल्कुल हट भी नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। पर दोस्तों कई जगह कई लैब्स ऐसी होती है जहां कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड काफी फेरबदल देखने को मिल जाते हैं, तो दोस्तों वो उसका भी कारण हो सकता है आपकी जगह चेंज होने का। पर आप पहली बार जहां पोस्टिंग हो जाएगी तो दोस्तों 5 साल पहले तो आप वहां से खिसकने से रहे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, हालांकि मेरी जॉब नहीं है, पर दोस्तों अनुभव है जो मैं आपके साथ साझा करता हूं। अब सेकंड बात आती है आपकी टेक्नीशियन वाली पोस्ट की। आपकी जो बात थी कि आपकी जो स्टेशन है पोस्टिंग कोड के अकॉर्डिंग कहाँ है, वो भी मैं नीचे बताऊंगा, क्योंकि दोनों की एक बार टोटल पोस्ट क्वालिफिकेशन ये बता दूं, फिर वही बात रहेगी। आपकी जो टेक्नीशियन वाली पोस्ट है ये आपकी ग्रुप से की है। जो आपकी स्टेशन वो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट वाली पोस्ट थी वो ग्रुप बी की पोस्ट थी। ग्रुप बी से आप ग्रुप ए में जाओगे, यानी गजेटेड पोस्ट में जाओगे। अब यहाँ से ग्रुप सी में आप ग्रुप बी में जाओगे। आपकी ये ए ग्रेड की है। ए ग्रेड से आप यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे आपको 3 ग्रेड देखने को मिले, हो सकता है A B C, टेक्नीशियन ए, टेक्नीशियन बी, टेक्नीशियन सी, उसके बाद में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट A B C, उसके बाद में साइंटिस्ट A B C D E F G H तक साइंटिस्ट चलता है। तो दोस्तों आप देख लीजिए आप साइंटिस्ट तक पहुंचो या नहीं पहुंचो। अगर पहुंचना है तो दोस्तों अगर आप ज्वाइनिंग लग जाओ तो आपको करनी है बीटेक। अगर ITI है तो उन्हें डिप्लोमा करना है, डिप्लोमा के बाद में बीटेक करनी है, रेगुलर आपकी डिस्टेंस एजुकेशन से करनी है, रोकनी नहीं है आपको। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, नहीं बनना चाहते कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी सर्विस करो, कोई आपको क्वालिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन से पहले आपकी जो स्केल है, पे स्केल, उस पे आते हैं। लेवल 2 की आपकी पे स्केल रहने वाली है। आपकी सैलरी 19,900 रहेगी, 19,900 रहेगी। इसके अलावा जो आपके अलाउंस होते हैं, ठीक है, अलाउंस होते हैं आपके HRA DA TA, वो सब ऐड होके आपकी सैलरी लगभग 40,000 से लेके 50,000 के बीच के आसपास ये देखने को मिलेगी आपकी टोटल सैलरी। ठीक है दोस्तों, ये आपसे बिल्कुल जब आप कभी भी ज्वाइनिंग करोगे तो यही सैलरी आप पाओगे। और आपको पता है, नहीं पता तो बता देता हूं, अभी फिलहाल 8वां वेतन आयोग की पूरी प्रोसेस चल रही है। जब पूरी तरीके से लागू हो जाएगा तो दोस्तों यही सैलरी आप लगभग 50 से लेके 70 के आसपास देखने को मिल जाएगा। 70 नहीं तो 60 मिल जाएगा। और ऐसे ही जितनी भी पोस्ट होती है इंक्रीज होती जाती है, जिनका भी पे स्केल रहता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, ये आपका पे स्केल रहा था। अब जो बात करेंगे यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, सीधी सी बात है, यहाँ पे कैंडिडेट को क्या चाहिए, कैंडिडेट को चाहिए जो भी उनकी क्वालिफिकेशन है रेस्पेक्टिव कोड के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी आपके रेस्पेक्टिव कोड है, डिसिप्लिन आ जाएंगे बहुत सारे, उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी। और साथ में आपका क्रूशियल जो आपकी डेट है उससे पहले आपकी अगर डेट आ जाती है तो अच्छी बात है। ठीक है, और यहाँ पे अगर वहां डेट नहीं आती तो दोस्तों यहाँ पे वो अप्लाई नहीं करेंगे। जिनका रिजल्ट रुका हुआ है, वेट कर रहे हैं, वो यहाँ पे अलाउ नहीं होंगे। इस चीज को आपको क्लियर करना है। साथ ही साथ जो मैंने STA की क्वालिफिकेशन में बताया था, सेम एज यहाँ पे भी है कि जो कैंडिडेट जिसके पास में मास्टर डिग्री करी हुई है, डॉक्टरेट करा है, PhD करी हुई है, BSc करा हुआ है, BSc डिप्लोमा, तो दोस्तों वो यहाँ पे अलाउ नहीं होंगे, इतना तो श्योर है। कैंडिडेट with diploma or bachelor degree in science shall be eligible for requirement to the
टेक्नीशियन प्रोवाइडेड सच कैंडिडेट फुलफिल एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर टेक्नीशियन है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे कैंडिडेट है डिप्लोमा वाले और बैचलर डिग्री वाले, ठीक है, यानी बीएससी वाले, वो अलाउ होंगे पर एक शर्त के अकॉर्डिंग। क्या यहाँ पे क्या करना होगा, फुलफिल करना होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है टेक्नीशियन ए के लिए। अब दोस्तों जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन टेक्नीशियन ए के लिए वो क्या है, उस पे आते हैं, फिर इस मुद्दे पे आएंगे। ठीक है दोस्तों, अलाउ तो कर दिया, पर अलाउ करने के साथ साथ में आपके लिए कंडीशन रख दी। वो कंडीशन अपने आप को चेंज देखने को मिलेगी, वो आपको अपने आप पता चल जाएगा। कैसे, आपकी जो भी यहाँ पे वैकेंसी है टेक्नीशियन है की, आपको देखते चलते हैं, ठीक है, वही सेम क्राइटेरिया रहने वाला है। इधर आपकी कैटेगरी वाइज में वैकेंसी बटी हुई है, इधर आपका पोस्टिंग स्टेशन है, ठीक है, कहाँ क्या कोड है वो नीचे पता चल जाएगा अभी। ओके, अब आता है पहला यहाँ पे बुक बाइंडर, ठीक है, बुक बाइंडर आता है। इसके लिए क्या है, 10th क्लास और इक्विवेलेंट, और इसके अलावा यहाँ पे सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई, किसमें, बुक बाइंडर या फिर ऑफसेट मशीन ऑपरेटर कम बुक बाइंडर ट्रेड, या फिर ऑफसेट प्रिंटिंग ट्रेड और लेथो ऑफसेट मशीन बाइंडर। तो दोस्तों ये आईटीआई के अलग अलग डिसिप्लिन होते हैं, ब्रांच होते हैं, जिसने जिस प्रकार की कैडर से ब्रांच से अपनी आईटीआई कर रखी है बुक बाइंडर के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे वो एलिजिबल है। ठीक है दोस्तों, अब कारपेंटर तो सीधी सी बात है 10वीं पास होना चाहिए और कारपेंटर में आईटीआई होनी चाहिए। इसके अलावा आपका सीएनसी ऑपरेटर आ जाता है, ठीक है, सीएनसी ऑपरेटर आ जाएगा। सीएनसी में आपका 10वीं पास चाहिए, आईटीआई चाहिए, किसमें, आपकी सीएनसी ऑपरेटर ट्रेड में या फिर सीएनसी प्रोग्रामर में। कोपा आ जाता है, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसमें 10वीं पास चाहिए और आईटीआई चाहिए आपकी कोपा में ट्रेड में। फिर आ जाता है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल वाला, इसमें 10th पास चाहिए और आईटीआई चाहिए ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ट्रेड वाले में, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन 10th पास और आईटीआई चाहिए किसमें, इलेक्ट्रीशियन में या फिर इलेक्ट्रिकल फिटर ट्रेड में, ठीक है। ये ऑप्शन है जो अगर किसी कैंडिडेट ने अलग कर रखा हो तो उस हिसाब से उनको अलाउ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है, सीधी सी बात है, आपकी 10th पास होनी चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या फिर रेडियो एंड टीवी मैकेनिक या फिर रडार मैकेनिक, ये आपके अलग अलग अलाइड आपकी ब्रांच है जिसमें आप अलाउ होते हैं, उसमें आईटीआई ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, कुछ भी कर लो दोस्तों, टेक्नीशियन वाली पोस्ट है, आईटीआई चाहिए आपके रिलेटिव डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग। फिटर आ जाता है, फिटर में आईटीआई चाहिए। मैकेनिस्ट आ जाता है आपका, मैकेनिक में आईटीआई चाहिए। मैकेनिक आएगा मोटर व्हीकल में तो आईटीआई चाहिए मैकेनिक मोटर व्हीकल में। ऑप्टिकल वर्कर आएगा, आईटीआई चाहिए ऑप्टिकल वर्कर ट्रेड में। साथ में फोटोग्राफर आएगा, आईटीआई चाहिए फोटोग्राफर एंड डिजिटल फोटोग्राफर ट्रेड में। इसके अलावा सीट मेटल वर्कर आएगा, तो सीधी सी बात है आईटीआई चाहिए सीट मेटल वर्कर में। सर्वेयर ऐसे ही देखो, सर्वेयर आ जाता है, टर्नर आ जाता है, वेल्डर आ जाता है। कुल मिलाकर जो भी डिसिप्लिन हो, जो भी ब्रांच हो, आपको वहां पे आईटीआई चाहिए। अब दोस्तों मैं वापस आपको ले चलता हूं ऊपर। जैसे आपका एक जो कंफ्यूजन है, जो खुश हो रहे हैं कौन, आपके डिप्लोमा वाले और आपके जो साइंस वाले हैं, वो क्या यहाँ लिखा हुआ है, कैंडिडेट विद डिप्लोमा और बैचलर डिग्री इन साइंस सेल बी एलिजिबल, यानी वो एलिजिबल है, वो फॉर्म भर सकते हैं। पर क्या फॉर रिक्वायरमेंट टेक्नीशियन के लिए प्रोवाइडेड है, यानी वो एलिजिबल है, पर उन कैंडिडेट को जो अप्लाई कर रहे हैं उनको फुलफिल करना पड़ेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशियन है, यानी उनके पास अगर आईटीआई है आपके रिलेवेंट ट्रेड डिसिप्लिन से, तो ही आप वहां पे अलाउ हो। क्योंकि जब फॉर्म भरोगे तो फॉर्म में दोस्तों आईटीआई की पूछोगे कि आईटीआई कहाँ से करी, आईटीआई का जो आपका रोल नंबर है, पासिंग आपकी मार्क्स है, पासिंग डेट है, वो कहाँ से भरोगे, जब कर रखी होगी तो भरोगे ना दोस्तों। तो सीधी सी बात है, एलिजिबिलिटी है तो ही भरो, नहीं तो दोस्तों आप दूसरी वैकेंसी के लिए प्रिपेयर रहिए, चाहे वो आपके रिलेटिव स्टेट वाले हैं या फिर बाकी के अलग ब्रांच वाले। ठीक है दोस्तों, यह आपका पूरा क्लियर हो गया है। ठीक है, आईटीआई आपकी और आपके एसटीए और टेक्नीशियन दोनों मैंने क्लियर कर दिए। ओके, अब आगे आ जाते हैं और देखते हैं और क्या चाहिए। यहाँ पे आपके अप्रेंटिस रिलेटेड भी कुछ दिया हुआ है, उस पर भी बात कर लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है दोस्तों, ऊपर तो बता ही दिया, यहाँ पे भी देख लेते हैं। इफ एनी ऑफ द रिक्वायर्ड डिसिप्लिन ट्रेड, या फिर जो आपकी आईटीआई है, डू नो अवार्ड सर्टिफिकेट
देन इन सच ए केस कैंडिडेट हु पोजेस सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन, जो भी ITI हो तो कोई 1 साल का होता है, कई 2 साल का होता है, ठीक है, फ्रॉम जो भी आप इंस्टीट्यूट से करो, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पोजेस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन रिक्वायर्ड डिसिप्लिन ट्रेड आल्सो एलिजिबल, यानी अगर कोई कैंडिडेट है, किसी ने ITI कर रखी है और उन्होंने अपना जो अप्रेंटिसशिप है उस फील्ड से वो भी कर रखा है, तो दोस्तों वो वहां पे भी अलाउ होगा, वो एलिजिबल होगा, फॉर्म भर सकता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये आपका 2 पोस्ट थी, आपकी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन एक ही, दोनों का मैंने जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्लियर कर दी है, आपकी पे स्केल बता दी है, आपका जो पदों का वर्गीकरण है वो क्लियर कर दिया है, आपकी पोस्टिंग जो अब यहाँ पे बताई जाएगी, अगर यहाँ पे उन्होंने जिक्र करा है तो जो आपका पुराना नोटिफिकेशन था सेप्टेम्बर 10 वाला, उसमें जिक्र था, उसमें मैंने बताया था, पर यहाँ पे अगर आपका वो जिक्र होगा तो यहाँ पे बता दिया जाएगा, नहीं तो आपका जो पुराना नोटिफिकेशन है आप वो देख लीजिए, मेरे जो पुरानी वीडियो है जस्ट अभी 10-15 1 वीक पहले ही मैंने अपलोड करा है, उसमें देख लीजिएगा कि आपकी जो पोस्टिंग कोड है उसके आगे कौन सा वहां पे स्टेट आपका दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। इंपोर्टेंट पॉइंट्स पर्टेनिंग टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसको और डिक्लेयर करा है, क्लियर करा है, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं, रेम्युनरेशन एंड सर्विस कंडीशन, जो आपकी पोस्ट है STA बोलो टेक्नीशियन बोलो, उसमें आपको क्या क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, वो सब यहाँ पे डाटा आपको दिया गया है कि आपका एक जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसमें क्या, ये आपकी पूरा यहाँ पे जो आपके सैलरी का स्ट्रक्चर है, क्या आपके अलाउंस मिलेंगे, क्या आपकी कटौती होगी, जैसे यहाँ पे आपको जैसे मैंने बोला था, क्या यहाँ पे आपका DRNS अलाउंस, DA बोला था, HRA बोला था, हाउस रेंट अलाउंस, TA बोला था, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आपके बच्चों से संबंधित अलाउंस हो जाते हैं, लीव ट्रेवल कंसेशन, LTA बोला था, LTC होता है, LTO होता है, CSD यानी आपकी कैंटीन वाले भी यहाँ पे काफी फैसिलिटीज होती है, NPS, UPS, इस प्रकार आपके काफी अलाउंस यहाँ पे ऐड हो जाते हैं और आपकी कटौती हो जाती है, पर दोस्तों आपकी सेंट्रल की वैकेंसी काफी अच्छी सैलरी आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका हाईलाइट करा हुआ है, वो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जिससे आपको पता चल सके कि हाईलाइट क्यों किया जाता है और क्या यहाँ पे आपको बताया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे पर्सनल पॉलिसी कौन सी, DRDO आर well laid down, the selected candidate shall be initially appointed on probation for a period of 2 years, यहाँ नहीं, आपके यहाँ पे जो प्रोबेशन पीरियड चलता है वो 2 साल का चलता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड चलेगा तो आपको आधी सैलरी मिलेगी, नहीं दोस्तों, आपको सैलरी फुल मिलेगी, कहीं आपकी कटौती नहीं होगी। पर यहाँ पे आर लायबल टू सर्व एनीवेयर विद इन लिमिट्स ऑफ यूनियन इंडिया इंक्लूडिंग फील्ड लोकेशन रिमोट एरिया, ठीक है। तो यानी आपका यहाँ पे कोई सी भी जगह पे आपको वापस बदला जा सकता है, कभी ना कभी आपकी जो ट्रेनिंग होती है 3 महीने की 6 महीने की, वहाँ पे अलग अलग जगह भेजा जा सकता है, पर 2 साल तक आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा, वहाँ पे आपको सैलरी का स्ट्रक्चर का कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, फुल सैलरी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जैसे ही आपका सक्सेसफुल हो जाएगा 2 साल, आपको यहाँ पे बिल्कुल स्थायी रूप से उनको कर दिया जाएगा। आपकी सैलरी में भी अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो रुकावटें होती है, कुछ अलाउंस होते हैं वहाँ पे रोक लिए जाते हैं, वो भी आपको मिलने लग जाएंगे। ये चीज़ें आपकी होती है बताने की, जो आपको यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे चल लेते हैं, टर्म्स ऑफ पोस्ट प्रेफरेंसी ऑफ पोस्टिंग स्टेशन, जैसे बोला था अब यहाँ पे वो चीज़ें आई है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वो चीज़ें आई है कैसे, अब वो वापस ले चलता हूं आपको। यहाँ पे आप दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे क्या, जैसे यहाँ पे लिखा है A2, B2, C2, D2, H2, J1, P1, ठीक है। आपने ये कैंडिडेट है फिटर वाला, ITI वाला, उसने फॉर्म भरा, पोस्टिंग स्टेशन की प्रेफरेंसी देनी है, यानी आपको जब ये पता होगा कि A2 कौन सी जगह है, B2 कौन सी जगह है, तो आप प्रेफरेंसी दे सकते हो कि हाँ यार ये लेब मेरी पहली होनी चाहिए, अगर मेरी जॉब लगे तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी ये हो, ठीक है दोस्तों। अब उसको क्लियर करते हैं कि जगह कौन सी है, ठीक है दोस्तों, जगह कौन सी है उस चीज को क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख तो
जो आपकी हाईलाइट करा है उसको वापस देखते हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सर्व फॉर मिनिमम ऑफ 5 ईयर्स। मैंने बोला था ना कि 5 साल आपकी जो भी ज्वाइनिंग लगे 5 साल आपको सर्व करना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी, जो भी आपकी फर्स्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। नो रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर, कोई रिक्वेस्ट आपकी वहां पे एक्सेप्ट नहीं होगी अगर आप ट्रांसफर चाहते हो, ठीक है। विल बी एंटरटेनिंग ड्यूरिंग द दिस पीरियड, हाउएवर दे मे बी ट्रांसफर टू द अदर स्टेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट डीआरडीओ एज पर ऑर्गेनाइजेशन नीड। यानी अगर डीआरडीओ चाहता है, उनकी कोई रिक्वायरमेंट है तो ही आपका ट्रांसफर किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। 5 साल आपको एक ही जगह सर्विस देनी होगी, इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाता है दोस्तों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब आपका यहाँ पे आपका एज का क्राइटेरिया आता है, क्या आएगा 18 से 28 साल, ठीक है। 18 से 28 साल आएगा यहाँ पे, मिनिमम 18 मैक्सिमम 28 साल वाले यहाँ पे अलाउ होते हैं एज वाले। रिलैक्सेशन आपको अलग से मिल जाएगा। रिलैक्सेशन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे साफ देख सकते हो, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग रिलैक्सेशन है। ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर कितनी साल की छूट है? 3 साल की। एससी एसटी 5 साल की छूट है। अब यहाँ पे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट आ जाते हैं। यूआर कैंडिडेट है तो 10 साल की छूट है। ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर में आ जाता है 13 साल की छूट है। और एससी एसटी कैंडिडेट आ जाता है तो 15 साल की छूट है, ठीक है दोस्तों। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, ठीक है, डिपार्टमेंट कैंडिडेट है विद 3 इयर्स कंटिन्यूस सर्विस। अगर डिपार्टमेंट कैंडिडेट है 3 साल अपनी जॉब में दे दी है तो दोस्तों यहाँ पे उनको 5 साल की छूट है। तो सीधी सी बात है, अगर वो टेक्नीशियन ही होगा, सीधी सी बात है, तो वो अप्लाई कर रहे होगा एसटीए के लिए, उनको ही ये छूट अलाउ है। सामने देख सकते हो फॉर एसटीबी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों क्या है यहाँ पे, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विद 3 इयर्स कंटिन्यूस सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर वो कोई लोअर पोस्ट पे है, लोअर पोस्ट कैडर पे वो अपनी सर्विस दे रहा है, 3 साल हो गई, तो यहाँ पे भी उनको 45 साल की छूट है। इसी तरीके से दोस्तों आपके अलग अलग सेक्टर में इनकी छूट देखने को मिलती है। डिफेंस पर्सनल, ठीक है, अगर डिफेंस से है, पर्सनल विद जो आपके डिसेबल कैंडिडेट है, एससी एसटी, अलग अलग यहाँ पे आपको छूट देखने को दिखाई मिलती है, ठीक है दोस्तों। ये एज का क्राइटेरिया हो गई और उनकी छूट हो गई है, ठीक है दोस्तों। अब आगे आते हैं वो जो मेन मुद्दा है, अब उस पे आते हैं। सेम आपका क्वालिफिकेशन बता दी, एज का क्राइटेरिया बता दी, पदों का वर्गीकरण बता दिया, और आपकी पोस्टिंग स्टेशन है उसमें प्रेफरेंसी देनी है। अगर यहाँ पे दिया होगा आपका पोस्टिंग स्टेशन कोड तो वो भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मेडिकल फिटनेस की बात आ जाती है, मेडिकल फिटनेस। तो दोस्तों जो कोई कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है तो सीधी सी बात है मेंटल, ठीक है, मेंटल और फिजिकल हेल्थ उसकी बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उसके अलावा ये नॉर्मल सी बात है, कोई ऐसी चीज जो आपके है तो आपको वहां पे पहले से ही क्लियर कर देनी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कैंडिडेट डायग्नोस विद नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस आर डिटरमाइंड मेडिकल अथॉरिटी शैल बी डिक्लेयर मेडिकल अनफिट अपॉइंटेड टू पोस्ट। यानी अगर किसी की ये अपनी नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस है तो दोस्तों वो पहले ही ध्यान दे, तरीके से भरे, देख के भरे, एलिजिबिलिटी पहले ना भरे, नहीं तो बाद में आपको यहाँ पे वापस अयोग्य कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे स्टैंडर्ड दिया गया है मेडिकल का आंखों का, कैसे, डिस्टेंट विजन, ठीक है, और नियर विजन। डिस्टेंट आपकी निकट दृष्टि दोष और आपकी दूर दृष्टि दोष के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी जो नजर है आंखों का है, एक बेटर आई और एक रोज आई यानी खराब आई, किस तरह से उनका क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या मेडिकल ने उनका स्टेज है वो दे रखी है, उसकी के अकॉर्डिंग यहाँ पे उनको अलाउ कर रखा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे व्हेन द एज ऑफ कैंडिडेट at the time of first appoint is 35 years or more, the correct visual acuity will be reduced by 1 step as under। यानी आपका जो डिस्टेंट विजन है उसमें आपका ये क्राइटेरिया दिया गया है, उसमें अगर वो है तो दोस्तों उनको भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। बस वो चीज़ें हैं कि फर्स्ट 35 साल का एज का क्राइटेरिया दिया गया है, 35 ईयर और मोर, ओके। यहाँ पे रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन बेनिफिट दिए गए हैं जो आपका सामान्य हर किसी वैकेंसी में, सेंट्रल की वैकेंसी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको बताने लायक है। हालांकि मैंने जो इम्पोर्टेंट डाटा था आपको पुरानी नोटिफिकेशन में ही बता दिया था। आपका जो आपका शुल्क लगेगा यहाँ पे
ठीक है, फीस स्ट्रक्चर लगेगा वो इस तरह से लगेगा। बात करेंगे STA B की बात में, UR, OBC, EWS और MSP अगर कैंडिडेट है तो उन्हें 250 रुपये की फीस यहाँ पे लगने वाली है, नॉन रिफंडेबल है, जो कि आपकी एप्लीकेशन फीस है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में यहाँ पे रिफंडेबल फीस 500 B, ये A लिख रखा है, यहाँ पे B लिख रखा है, टोटल मिला के कितना हो गया, 750 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ नहीं आपका यहाँ पे जो 250 रुपये लगेगा वो आपका नॉन रिफंडेबल होगा, पर वहीं आपका जो 500 रुपये फीस लग रही है वो रिफंडेबल होगी। टोटल जो फीस आपको देनी पड़ेगी आपके फॉर्म फिल होने के बाद में 750 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, जिसमें से आपका 500 रुपये वापस आपको मिल जाएगा। सेम एज वुमेन, SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन, वहाँ पे उनकी एप्लीकेशन फीस नहीं लग रही है, और जो लगेगी वो 500 रुपये लगेगी, जो भी आपका रिफंडेबल हो जाएगा बाद में। जब आप कभी जब एग्जाम डेट होगी, एग्जाम दोगे, प्रोसेसिंग अपने आप 1 साल बाद में आपके अकाउंट में ऐड कर दिए जाएंगे। सेम आपकी प्रोसेसिंग रहने वाली है टेक्नीशियन A के रिलेटेड, वहीं पे आपकी जो सैलरी वो शुल्क है वो कम है। जनरल, OBC, EWS, MSP वालों को 100 रुपये लगेगा एप्लीकेशन फीस, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। 500 रुपये फीस जो आपका यहाँ पे रिफंडेबल हो जाएगा, दोनों मिला के 600 रुपये का भुगतान होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के बाद में। वहीं पे SC, ST कैंडिडेट, वुमेन है, एक्स सर्विसमैन है, तो एप्लीकेशन फीस उनको लग नहीं रही, 500 रुपये का शुल्क लगेगा, जो कि उनका रिफंडेबल हो जाएगा बाद में। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये फीस का स्ट्रक्चर है, वो आपको यहाँ पे शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के बाद में। ठीक है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना है हर बार। अब पिछली बार हो सकता है ये जो फैसिलिटीज थी वो आपके सेप्टेम्बर टाइम में आपको अलाउ थी नहीं थी, पर फिलहाल दोस्तों यहाँ पे आपका 500 रुपये का जो आपका शुल्क लग रहा है टोटल स्ट्रक्चर में से, उसमें आपको 500 रुपये का रिफंडेबल मिल जाएगा। वो कब मिलेगा, जब आप टायर 1 जो आपका यहाँ पे टायर, अगर यहाँ पे जो प्रोसेस चल रही है वहाँ पे अगर आप वो एग्जाम दोगे उसके बाद ही आपका यहाँ पे वो फीस स्ट्रक्चर का रिफंडेबल है वो मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका पेमेंट मोड है आपका यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है, UPI, इस तरह से आपके ऑप्शन होते हैं, कहीं से भी आप अपना पेमेंट है शुल्क का भुगतान कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपका करेक्शन ऑफ डेट जो एप्लीकेशन है वो मैंने स्टार्टिंग में डेट बताई थी, और आपका यहाँ पे जो एग्जाम सेंटर है वो भी यहाँ पे देख सकते हो, एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, टायर 1 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हो सकता है आपसे प्रेफरेंस मांग ली जाए, 3, 5 जो भी प्रेफरेंस मांगी जाए वो आपके अकॉर्डिंग वो दे देनी है कि जितना आपने नियर बाई आपके होम हो उसके हिसाब से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा, टायर 2 STA B और STA C। ठीक है, यहाँ पे जब आपका लग जाएगा क्या आपका टायर 1, उसके बाद में क्या प्रोसेस रहेगी, नो चॉइस ऑफ सिटी विल बी एंटर्ड फॉर द सेम, यानी आपको टायर 1 के लिए ही ऑप्शन मिलेगा सिटी सेलेक्ट करने का, टायर 2 में नहीं मिलेगा। सिटीज ऑफ कंडक्ट ऑफ टायर 2 एंड ट्रेड टेस्ट, कौन सा आपका टेक्नीशियन है, विल बी डिसाइडेड बाय सेप्टेम्बर, यानी आपका जो टायर 2 लगेगा, आपकी स्किल टेस्ट लगेगा, वो सेप्टेम्बर अपने आप ही चूज करेगा और आपको देगा, वहां आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, चूज करने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपका सारा प्रोसेस हो चुका है। अब मेन मुद्दा आता है कि सर सारी चीजें बता दी है, अब फॉर्म को अप्लाई कैसे करें, हमें लिंक कहां मिलेगा। लिंक अगर मिल गया तो दोस्तों जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा, हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों जो कैंडिडेट चाहते हैं कि हमें पूरा वीडियो बताइए कि एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करें, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या डाटा वहां पे अपलोड होगा, तो दोस्तों आपकी जितने ज्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करोगे दोस्तों, तो दोस्तों उसी हिसाब से आपको जितनी जल्दी आपके लिए स्पेशल वीडियो लिया जाएगा, जिसमें सारी चीजें बताई जाएगी, रजिस्ट्रेशन से लेके एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरे, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, आपकी फोटो, सिग्नेचर, आपके डॉक्यूमेंट है, कितनी साइज उनसे मांगी जाएगी, वो सारा आपका स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा। तो दोस्तों आपको पता ना 1 जनवरी 2026 आपकी लास्ट डेट है, तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आपके क्या करना है, आपको 50 तो सब्सक्राइब करना है, 50 लाइक करना है, 50 कमेंट करना है, और आपको ज्यादा ज्यादा शेयर करना है। शेयर में कोई लिमिट नहीं है, शेयर जितने ज्यादा करो, क्योंकि आप नहीं तो कोई और तो भरेगा, जितने करो, हो सकता है किसी कैंडिडेट को पता नहीं हो कि ये वैकेंसी आई हुई है, तो दोस्तों उसको पता लगे, अगर एलिजिबल हो तो वो भी फॉर्म भरे और अपनी जो तैयारी है वो एक बार वो चांस देके देखे। तो दोस्तों आपका ये जो वादा है अगर पूरा करा तो दोस्तों आपके लिए और स्पेशल वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो अपलोड करूंगा, और अपडेट हर
एक जो अपडेट होगा नोटिफिकेशन से लेके आपके आंसर की, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, A to Z सारे अपडेट आपको मैं लाऊंगा, आपकी कमी पूरी कर दूंगा जो आपको चाहिए एक नोटिफिकेशन से रिलेटेड। तो दोस्तों ये पूरा स्ट्रक्चर आपको स्पेशल वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जो वादा है वो आपको पूरा करना है। 50 सब्सक्राइब, 50 लाइक, 50 कमेंट, शेयर अनलिमिटेड। ठीक है दोस्तों, आगे चल लेते हैं। और सीधी सी बात है, आपकी जो एलिजिबिलिटी है, पहले एक क्लियर कर देता हूं, आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसमें आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, बीए है ना, बीए तो अलाउ नहीं है क्योंकि ये बीएससी मांगी गई है, एक टेक्निकल वाली फील्ड है। और साथ में आपकी आईटीआई, डिप्लोमा, उनसे रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, और डाटा भी आपके पास वो चीज होनी चाहिए। साथ में आपका कब एग्जाम लगेगा उसके बारे में दे दिया गया है। क्या लगेगा यहाँ पे, डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश्ड ऑन डीआरडीओ वेबसाइट। डीआरडीओ की वेबसाइट पे एग्जाम डेट पब्लिश कर दी जाएगी। ठीक है, अब वहां पे इंफॉर्मेशन अबाउट द सिटी एग्जामिनेशन, यानी जो आपकी एग्जामिनेशन सिटी है उसको इंफॉर्मेशन कैसे करेंगे, 10 दिन पीरियड ऑफ डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आपकी जो एग्जाम डेट फिक्स होगी उससे 10 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि आपकी एग्जाम डेट है वो कहां पे है, कौन सी जगह लगेगी। ठीक है दोस्तों, और साथ में दोस्तों उससे पहले आपका एग्जाम शेड्यूल जारी होगा। एग्जाम शेड्यूल में बताया जाएगा कि आपकी जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है वो 2 दिन चलने वाली है, 1 दिन चलने वाली है, उसको कितने दिन चलेगी, टेक्नीशियन वाली जो पोस्ट है वो कितने दिन चलेगी। ये पूरा एग्जाम शेड्यूल आपको बिल्कुल जारी कराया जाएगा। और जो भी डेट होगी उसके 10 दिन पहले आपकी सिटी इंफॉर्मेशन, सिटी इंटीमेशन जारी कर दिया जाएगा। और साथ में 2-3 दिन पहले आपके मेन एडमिट कार्ड आपके ऑफिशियल साइट पे जारी कर दिया जाएगा। आपको वहां पे जो आपका यूजर आईडी, पासवर्ड जनरेट हुआ है वो लॉगिन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, या फिर आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है और आपके पासवर्ड डालने हैं, डायरेक्ट आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारी जो लिंक आपको जो प्रोवाइड होगा वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो। आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे ले जाऊंगा, बता दूंगा कि हमने क्या क्या यहाँ पे अपलोड करते हैं, क्या क्या पीडीएफ आपको मिल सकती है। लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक तो टेलीग्राम का चैनल और एक इंस्टाग्राम का चैनल, दोनों पे ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और अपडेट आपको हर कोई वैकेंसी का वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों एडमिट कार्ड रिलेटेड भी आपको मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं और क्या जरूरत पड़ेगी। अब आता है सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारा प्रोसीजर यहाँ पे बता दिया गया है किस तरह से रहेगा, क्या चीज रहेगी। पहले वाले जो मैंने वीडियो बनाया था वहां पे भी क्लियर करा है क्या चेंज आता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे आपका क्या आता है। पहले यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी में भी आ जाएगा ऑप्शन, इंग्लिश में भी आ जाएगा। ओके, टायर 1 टायर 2 विल बी कंडक्ट इन सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लगेगा, ऑनलाइन टेस्ट लगेगा, आपका पेन पेपर मोड नहीं होगा। ठीक है, जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो जान लीजिए। आपका यहाँ पे कोई पेपर नहीं मिलेगा, आपको कंप्यूटर पे ये टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, आपका यहाँ पे टायर 1 लगेगा, ये पहले ही क्लियर हो गया है। टायर 2 लगेगा। बात करेंगे सबसे पहले एसटीए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड डी के बारे में। सीबीटी लगेगा पहले टायर 1 में, उसमें क्या होगा, आपके जनरल साइंस आएगी। कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे जनरल साइंस के। जनरल इंग्लिश के 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं पे आपके मैथ के क्वेश्चन कितने देखने को मिलेंगे, 40, मैथ के 40 और रीजनिंग के 40। तो दोस्तों सिलेबस जो आपका पैटर्न है बहुत सिंपल है। हर एग्जाम में, हर एक वैकेंसी में आपको इंग्लिश दिखाई देती है, रीजनिंग दिखाई देती है, आपकी जनरल साइंस दिखाई देती है, जनरल जीके दिखाई देती है, मैथ दिखाई देती है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। आपके नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो आपके वेरिएशन देखने को मिलेंगे हर एग्जाम में। यहाँ पे आपको साइंस के 40 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, मैथ के 40 और रीजनिंग के 40। तो दोस्तों आपकी रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग तो हमेशा कॉमन आती है हर एग्जाम में। ठीक है, आपको जो है आप सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको तैयारी करनी है। देखा जाए टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 150 और 150 मार्क्स हो जाएगा, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का यहाँ पे होगा। ठीक है, टाइम मिलेगा 120 मिनट, यानी 2 घंटे का समय आपको यहाँ पे पूरा मिलेगा। 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन हल करने होंगे। और सीधी सी बात है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 रहेगी, वो भी क्लियर कर देता हूँ। 1/4 होगी दोस्तों, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, टायर 2 आ जाता है, टायर 2 सीबीटी फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन, प्रोविजनल सिलेक्शन आएगा। अब ये टायर 2 है, 2 का आपके पार्ट में डिवाइड है। पार्ट 1 की बात करते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट लगेगा। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या लगेगा, टेस्ट विल बी 20 मिनट्स।
ठीक है, 20 मिनट्स लगेगा, सीधी सी बात है। एक तरीका का ये इंटरव्यू टाइप का है, ठीक है, इंटरव्यू टाइप का है पर्सनालिटी टेस्ट। पार्ट 2 में क्या लगेगा, टेस्ट स्पेसिफिक टू द सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट कोड, यानी आपका जो पोस्ट कोड है, ठीक है, कोई सिविल से है, कोई मैकेनिकल से है, कोई इलेक्ट्रिकल से है, कोई आपके अलग अलग जो आपकी डिसिप्लिन है उनसे है, तो दोस्तों उनसे रिलेटेड आपके यहाँ पे 120 क्वेश्चन आएंगे। 120 मार्क्स के एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। टोटल 2 घंटे का समय मिलेगा इसमें भी आपको दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका पूरा स्ट्रक्चर हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया, ठीक है दोस्तों। क्या हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया, जिसमें आपका टायर 1 लगेगा, टायर 2 लगेगा। अब टायर 1 में पहले बता दिया, टायर 1 में जो आप अपीयर होगे और उन्हीं को आपको 500 रुपए का रिफंड मिलेगा। नहीं दोगे एग्जाम नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। जो अपीयर होंगे टायर 2 में कितने गुना होंगे वो भी क्लियर कर देते हैं, अगर यहां पे दिया गया है तो। यहां पे साफ देखते हैं, परफॉर्मेंस फॉर द कैंडिडेट, किसमें, पर्सनालिटी टेस्ट विल नॉट कंसीडर फॉर हिज सिलेक्शन, यानी पर्सनालिटी टेस्ट जो कि 20 नंबर का लगने वाला है वो मायने नहीं रखेगा कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ठीक है, वो इतना मायने नहीं रखेगा। विल नॉट कंसीडर, कंसीडर नहीं करेंगे, बस आपके मार्क्स है जितने अच्छे लाओगे तो दोस्तों वो आपके लिए बढ़िया। मेरिट लिस्ट जो बनेगी किससे बनेगी, टायर 2 एग्जामिनेशन विल बी प्रिपेयर्ड, जो कि आपका जो पार्ट 2 रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उससे आपकी मेरिट तय होगी। पहले आपका जो मेरिट जो स्कोर है उससे तय किया जाएगा कि वो कितना ज्यादा है, उसके बाद में अगर वो सेम मिलेगा तब जाके पर्सनालिटी टेस्ट देखेंगे उसमें किसके ज्यादा है, अल्फाबेट नंबर से कौन पहले है, डेट ऑफ बर्थ किसकी ज्यादा है, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये बात की पूरी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं टेक्नीशियन ए पे, ए ग्रेड पे, ठीक है दोस्तों। इसमें भी आपका टायर 1 देखने को मिलेगा सीबीटी मोड में, सेम इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन है और मैथ के 40, रीजनिंग के 40। कोई चेंज नहीं है, सेम बिल्कुल है। जो आपका एसटीए में था वो ही आपका टेक्नीशियन ए में रहेगा। इसमें मात्र अंतर जो क्या देखने को मिलेगा, लेवल का, नंबर ऑफ जो क्वेश्चन का जो आपका लेवल है वो लेवल अलग मिलेगा, यही डिफरेंस है आपके इसमें। एसटीए और टेक्नीशियन में 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स रहेगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, 2 घंटे का समय मिल जाएगा यहाँ पे। जो कैंडिडेट टायर 1 में पास होंगे, अपीयर होंगे टायर 2 में, उन्हें क्या करना पड़ेगा, पार्ट 2, टायर 2, इसमें भी आपका पार्ट 1 पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 पर्सनालिटी टेस्ट लगेगा, जो कि टेस्ट विल भी 20 मिनट से रहेगा। 20 मिनट्स में आपसे वो आपका इंट्रोडक्शन ले सकते हैं, आपसे कुछ आपकी जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, कैडर है, डिसिप्लिन है, उससे आपसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा पार्ट 2 में क्या आएगा, टेस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जो आपका कैडर है, डिसिप्लिन है, उससे रिलेटेड आपके 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वहीं पे आपको टाइम दिया जाएगा, 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। वहीं पे आपका जब एसटीए वाली बात थी, आपके पार्ट जो टायर 2 है, टायर 2 में पार्ट 2 है, उसके लिए 2 घंटे का समय दिया गया था, पर टेक्नीशियन में 1.5 घंटे का समय दे रहे हैं मात्र, और क्वेश्चन 120 थे, उधर भी 120 है। तो दोस्तों अपनी तैयारी अपने हिसाब से, अपनी जो फील्ड है उसको स्पेसिफिक बढ़िया करना है, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो कैंडिडेट ये जो टायर 2 है पार्ट 2 में पास हो जाएगा तो क्या आएगा, ट्रेड टेस्ट आएगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। स्पेसिफिक ट्रेड डिसिप्लिन पोस्ट कोड टेस्ट विल बी ITI लेवल एज पर सिलेबस, ठीक है, DGT का जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका ट्रेड टेस्ट दिया जाएगा। इन द रिलेटेड ट्रेड टू टेस्ट द प्रैक्टिकल स्किल ऑफ द कैंडिडेट, यानी आपका जो ट्रेड है, डिसिप्लिन है, उसमें आपके प्रैक्टिकल जो नॉलेज है, प्रैक्टिकल कुछ चीजें होती है उसका आपको ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेड टेस्ट मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेड, इट विल बी मेंशन इन द एडमिट कार्ड इश्यू, यानी आपका जो ट्रेड टेस्ट है आपका आधे घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा, 1 घंटे का होगा, ये अभी क्लियर नहीं है। ये जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उससे में पता चलेगा कि वो 10 मिनट दे रहे हैं, 15 मिनट दे रहे हैं, आधी घंटा दे रहे हैं, वो एट ए टाइम पे पता चलेगा। तो सीधी सी बात है, आप एक थ्योरेटिकल नॉलेज तो आपको रखनी है पेपर पास होने के लिए और मेरिट में आने के लिए, वहीं पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी रखनी पड़ेगी, जिससे आपको फाइनल सिलेक्शन में कोई रुकावट ना आए, क्योंकि ये मात्र क्या है, क्वालिफाई है, मात्र क्वालिफाई करना पड़ेगा दोस्तों। कोई यहाँ पे मार्क्स नहीं है, कोई यहाँ पे कुछ नहीं है, मात्र क्वालिफाई करना पड़ेगा। टाइमिंग आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तब पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका टेक्नीशियन ए के बारे में हो गया, सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है आपको।
अब दोस्तों आगे देख लेते हैं और क्या है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग। जो मैंने बोला था दोस्तों आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 रहने वाली है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है आपकी 1/4 ऑफ मार्क्स, 1/4 ऑफ मार्क्स आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है दोस्तों। बहुत ही अच्छी बात है, जब 1/4 ऑफ मार्क्स नेगेटिव मार्किंग रहती है तो दोस्तों आप जो क्वेश्चन का अटेम्प्टिंग है वो लेवल बढ़ा सकते हो। आप जहां 1/3 में मान लो 15 क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है, आपको लगा सकते हो, वहीं पे आप पूरा कम ज्यादा से ज्यादा 15 में से कम से भी कम आप 10 या 8 क्वेश्चनों पे वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 है तो। ठीक है दोस्तों, 1/3 में आप नहीं ले सकते क्योंकि उसमें अगर आपके ज्यादा क्वेश्चन गलत हुए तो वहीं आपके सारे जो मार्क्स है वो भी कट जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो भी बता देता हूँ। क्या यहाँ पे 40% रखा गया है किसके लिए, यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और वहीं पे अगर कैंडिडेट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है तो उन्हें 35 जो आपका मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया रहता है वो है, चाहे पार्ट 1 की बात हो या पार्ट 2 की बात हो। इसके बाद में जो मेरिट जाती है वो बिल्कुल दोस्तों कट ऑफ अलग रहती है। ठीक है दोस्तों, ये आपका पूरा एग्जाम का सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। आगे चल लेते हैं, आगे और देख लेते हैं जो ऐसी चीजें, सीधी सी बात है यहाँ पे आपका पूरा जब आप पास हो जाओगे टायर 1 टायर 2 आपका ट्रेड टेस्ट, फिर क्या होगा, फिर होगा आपका प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, क्या होगा, प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी। आप जो भी कोई वैकेंसी में पास होते हो तो दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है वापस, जिसमें आपको जो संबंधित डॉक्यूमेंट है, एक्स्ट्रा जो आपके जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो अपलोड करनी होती है। ठीक है, उसके बाद में वहाँ पे आपको जो आपका फिजिकली आपका डेट दी जाएगी, वहाँ पे आपकी जो भी ओरिजिनल डाटा है, डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट, डिप्लोमा के, बीएससी के, वो सारे ले जाके बताने होते हैं। वो उसमें आप क्लियर हो जाते हो तो दोस्तों वहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट आती है, उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी हो जाते हैं। तो दोस्तों ये आपकी जो पूरी प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस लगभग आपके 6 से लेकर 8 महीने के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जून जुलाई से पहले पहले आपको वहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा, आपकी जॉब दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं, और पहले कौन सी बात कर रहे थे, आपकी पहले कर रहे थे एसटीए बी की बात कर रहे थे। सेम एज इट इज रहने वाला है, ज्यादा चेंज नहीं है दोस्तों, सेम एज इट इज है सिलेक्शन प्रोसीजर का। ठीक है दोस्तों, कोई ज्यादा अंतर नहीं है सिलेक्शन प्रोसीजर का, वही सेम रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो आपका टायर 2 है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं कि टायर 2 में कितने कैंडिडेट जाएंगे। तो दोस्तों एक पोस्ट पे 10 जने, ठीक है, यानी एक पोस्ट पे 10 जनों को लिया जाएगा, 10 गुना कैंडिडेट का अपीयर होंगे टायर 2 के लिए। ओके, और आगे टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं। टेक्नीशियन में क्या है, एक पोस्ट के लिए 15 जने जाएंगे, यानी 15 गुना कैंडिडेट जाएंगे टायर 2 के लिए। फिर आपका स्किल टेस्ट लगेगा, ठीक है, यानी एक पोस्ट के लिए 8 जने वहाँ पे अपीयर होंगे आपके ट्रेड टेस्ट के लिए। इस तरह से ये पूरा प्रोसीजर चलेगा। मैं वापस बोल रहा हूँ, आपका ये पूरा प्रोसीजर 6 से लेकर 8 महीनों में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको कंप्लीट होने के बाद में अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो दोस्तों वहाँ पे 2 साल का आपका प्रोविजन पीरियड चलेगा यहाँ पे, उसके बाद ही आपको वहाँ पे फिक्स करा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका पूरा प्रोसीजर हो गया। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो रह गई है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आंसर की भी आपकी रिलीज होगी। ठीक है, आंसर की कब रिलीज होगी आपकी दोस्तों, यहाँ पे विद इन 7 डेज ऑफ पब्लिकेशन ऑफ आंसर कीज। यहाँ भी नहीं, आपका आंसर की जब भी आपका एग्जाम लगेगा उसके बाद में आंसर की रिलीज होगी। आपको 7 दिन के अंदर अंदर वहाँ पे ऑब्जेक्शन देने होंगे, क्या आपको वहाँ पे गलत चीज़ें गलत लग रही है क्वेश्चनों में जो नहीं लग रही, तो दोस्तों ऑब्जेक्शन देके आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। जो भी कुछ अगर वहाँ पे आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा आपको वहाँ पे प्रॉफिट दे दिया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आ गया। तो दोस्तों ये सारा प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नॉमिनेशन ऑफ पोस्टिंग टू द लैब्स। ठीक है, जो आपका पोस्टिंग स्टेशन कोड था जो आपने फिल करा था, प्रेफरेंसी दी थी, उसमें आपको कोई फेरबदल करना है, वापस ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मैंने बोला था स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद में फिजिकल डेट के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो उसकी डेट भी आपको अलग दी जाएगी। ओके, और देख लेते हैं
और दोस्तों जो आपका मेन आधार था, सारी इस डिटेल नोटिफिकेशन का सारी मैंने क्लियर कर दी है। एक चीज मैंने आपको स्किप नहीं करी, ठीक है। आपको आवेदन से लेके जो आपका यहाँ पे पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन है वो सारी चीजें बता दी है। बाकी बाद में दोस्तों ये आपके पूरे फॉर्मेट है, ठीक है। कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, कोई मैरिज सर्टिफिकेट है, कोई पीडब्ल्यूडी डिसेबल कैंडिडेट है, उनके रिगार्डिंग है। तो दोस्तों ये बाकी फॉर्मेट होते हैं जो आप अगर पास हो गए उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका स्क्रूटनी फॉर्म होगा, तब आपके यहाँ पे काम आपको ये चीजें जरूरत पड़ेगी। पर दोस्तों आपको ये सारी चीजें अपडेट कब मिलेगी? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तभी आपको ये स्टेज टू स्टेज आपको यहाँ पे अपडेट मिलेगा। अपडेट आप हमारे यूट्यूब चैनल से ले सकते हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, इंस्टाग्राम चैनल से ले सकते हो, आपको अपडेट हर जगह मिलेगा, ठीक है दोस्तों। वापस से आपको एक बार डेट बता देता हूँ, फाइनल वीडियो समाप्त होने वाला है। डेट बता देता हूं आवेदन की, जिससे कोई अगर आवेदन करने के इच्छुक है, एलिजिबल है, तो आवेदन तय समय सीमा में कर पाए। आपके ओपनिंग डेट यानी आपके आवेदन फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएंगे? यहाँ पे 11 दिसंबर से, जो कि हो चुके हैं। लास्ट डेट कब रहने वाली है? 1 जनवरी, ठीक है दोस्तों। समय बहुत कम है, आपको अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपका आवेदन पूरा करना है इस समय के अकॉर्डिंग, और करेक्शन बिना करे हुए बिल्कुल डिटेल करेक्ट भरना है। तो दोस्तों ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन हो चुका है। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पूरी चीज समझ में आई होगी। अगर कोई चीज छूट गई, कोई स्किप हो गई मुझसे, या आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उसकी आपका रिप्लाई हमारी टीम बहुत जल्दी दे देगी। आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि आपके ऑनलाइन आवेदन में भी कम समय दिया गया है। तो दोस्तों आशा करता हूं सारी चीज समझ में आई होगी। और दोस्तों ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद में बेल आइकन दबाना ना भूले। आपको मैंने पहले बोला है, आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा, कौन सा, हाउ टू अप्लाई, जिसमें आपकी सारी प्रोसीजर बताऊंगा। तो दोस्तों उसके लिए एक आपको चीज रखी थी, आपका प्यार चाहिए। कैसा वाला? आपको 10-50 तो सब्सक्राइब करने, 50 लाइक करने, 50 कमेंट करने, और दोस्तों शेयर तो अनलिमिटेड करने। वो आपके लिए जल्द से जल्द आपके लिए नया वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं। मिलता हूं नए अपडेट, नए रिजल्ट, नए नोटिफिकेशन साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।